जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आशा करता हूं आप सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आएंगे सभी, और एक बार मुझे बताइए कि कैसे रहे आपके पिछले 4 दिन जिनमें ये क्लास नहीं हुई। तो आपने ये जो समय था 8 से 9 का, इसको कैसे गुजारा? गुजारने का मतलब आपने क्या इस खुशी में 2-3 दिन काट दिए कि यार चलो छुट्टी है, छुट्टी है। फिर एक दिन बाद पता लगा, अरे यार कल से तो फिर से क्लास है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, जैसे गए स्कूल में, कोई टीचर नहीं आया उस दिन, पीरियड खाली है, आधा घंटे की छुट्टी है, लेकिन उसमें 15-20 मिनट तो यही सोचने में बिता लेते थे कि यार करना क्या है। इतनी खुशी होती थी, फिर पता लगता था दूसरे पीरियड का टाइम हो ही गया। तो उम्मीद है कि आप सभी ने रिवीजन किया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। चलो, अभी भी जिम जाते हो? अरे यार अब कहाँ जिम जाने का टाइम है। 8 बजे ऑफिस से आओ, 8 से 10 बजे तक सीधी सीधी क्लास हैं, फिर सुबह 7 बजे से क्लास है। अभी नहीं मिल पा रहा है समय। बहुत बढ़िया। मैंने आज बैच खरीदा है भाई, आपने आज बैच खरीदा है तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप शुरू से क्लासेस लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, देखा जाए कि आपका रिवीजन कैसा है। और क्वेश्चन रहेगा आपका वर्क से, यानी कार्य से। तो कार्य से मेरा ये सवाल है, मुझे आप बताइए कार्य का सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक आप सभी बताइए। कार्य का सीजीएस मात्रक यानी कि सीजीएस, यूनिट ऑफ वर्क, क्या रहती है? सभी बढ़िया बढ़िया आंसर करिए, ताकि लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा, एकदम बेहतर, शानदार रिवीजन किया है। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत ही बढ़िया। चलो, अच्छे से रिवीजन कर लिया सभी ने, एकदम अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आना आप सभी का शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर हैं आपके, और कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। गलत में आप सभी आंसर कर रहे हैं जूल। देखो, जूल जो है ना, वो आपका कार्य का ऐसा ही मात्रक है। अगर आप आंसर कर रहे हैं जूल, तो आप मुझे ऐसा ही मात्रक बता रहे हैं। लेकिन भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक जो होता है, ये है आपका अर्ग। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है चीज़ों में, और यही डिफरेंस हमें आगे ले जाता है। तो उस दिन हमने कार्य के बारे में अच्छे से बातचीत कर ली थी। आज हम दूसरे पहलू पर नज़र डालेंगे इस चैप्टर के, ऊर्जा पे, यानी कि एनर्जी पे। तो बगैर देरी किए हुए, समय बहुत मूल्यवान है आपका, आप सभी हेडिंग डालेंगे ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। और एक बड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ऊर्जा को लेके होता है कि आखिर ऊर्जा क्या है, या हमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्थितिज और गतिज ऊर्जा को पहचानने में। तो सबसे पहले आप एक साधारण सी भाषा में ऊर्जा की परिभाषा समझो, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी समझो। तो मैं ऊर्जा को ऐसे परिभाषित कर रहा हूं कि अगर कोई भी वस्तु अपनी जगह से हिल सकती है, तो मैं कहूंगा उसके अंदर ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। बहुत बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अगर आप देखें, मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको खाना ना खिलाऊं, मैं आपको पूरे दिन खाना ना दूं, तो एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि आप बुरी तरह थक जाएंगे, गिर जाएंगे। आपकी हिम्मत इतनी भी नहीं रहेगी कि आप अपने आप को आगे उठा के ले जा सकें। भाई एक दिन में ना आएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, है ना? तो मैं उस समय पे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि आपके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। अच्छा, जो मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि ऊर्जा का मतलब है कि अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह हिल पा रही है ना? तो मुझे ये बताओ कि क्या यही डेफिनेशन कार्य की नहीं थी? क्या यही परिभाषा वर्क की नहीं थी? जी बिल्कुल। तो इनके बीच में एक संबंध है कार्य और ऊर्जा के में। दरअसल ऐसे समझो इसको कि ऊर्जामान वस्तु ही कार्य कर सकती है, जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर देगी। ठीक है? तो ऊर्जा का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके अंदर वर्क करने की एबिलिटी है, कार्य करने की एबिलिटी है। और कार्य करने की का मतलब क्या है कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। बस इतनी सी बात है।
तो ये होती है ऊर्जा। यानी कि हम एक बहुत आसान सी भाषा में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कि एबिलिटी, इंग्लिश वाले नोट करेंगे, एबिलिटी ऑफ वर्क डन, एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी। एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, कि कार्य करने की क्षमता जो है आपकी ऊर्जा कहलाती है। बड़ी आसान सी बात है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी तरह की ऊर्जा उठा लो आप, किसी भी तरह की ऊर्जा। हम खाली इतना देखेंगे कि क्या ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, बस। अच्छा, तुम मुझसे ये पूछो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो सूत्र निर्भर करता है कि तुम किस तरह की ऊर्जा पे बात कर रहे हो। ये सूत्र इस बात पे निर्भर करेगा। तो सूत्र तो पढ़ेंगे हर एक ऊर्जा के आगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रक, कि भैया ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है। तो देखो, किसी भी तरह की ऊर्जा कार्य से ही तो संबंध रख रही है, तो इसका मात्रक बिल्कुल किसके जैसा है? कार्य के जैसा है। तो अब मैं इसको लिखूंगा ही ऐसे कि इसका मात्रक क्या है, मैं लिखूंगा कार्य के जैसा। क्यों भैया? इसकी जगह आप ये भी लिख दो कि होता ही क्या है। लेकिन सवाल ऐसे पूछा ही नहीं जाता। पता है, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से किसका मात्रक ऊर्जा के जैसा है। आप कह दोगे जी कार्य के जैसा है। ठीक है, कार्य के जैसा ही लिखो आप, सेम एज वर्क। और वर्क के तो हमने अच्छे से सारी यूनिट पढ़ी हुई हैं। इसकी विमा क्या होगी? तो भाई अब जब मात्रक ही कार्य के जैसा है तो विमा भी किसके जैसी होगी? कार्य के जैसी ही होगी। ये कैसी राशि है? तो जैसी राशि कार्य है, यानी कि स्केलर, ये भी एक स्केलर ही क्वांटिटी है। तो ये तमाम जानकारी आपको पढ़नी है। हाँ, आप बढ़िया आंसर कर रहे हैं कि जूल है या फिर अर्ग है। अच्छा, कुछ इशू आ रहा है ना, लिप्स मिसमैच हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ शायद इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको देख लूँगा, है ना। मैं दिखवा लेता हूँ इसको। अभी हरीश भैया आएंगे, मैं उनको बोल देता हूँ कि इस समस्या को एक बार देख लेंगे। चलो आप नोट करो, मैं बुलवा ही लेता हूँ, है ना। नोट करो। नहीं, बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो उसकी अभी ठीक है ना भाई? एक बार बताओ कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है, मतलब पूरी वीडियो बिल्कुल सही है और कैमरा भी हिलेगा भी नहीं, है ना। चलो, तो ये हो गई सारी की सारी ऊर्जा की बात, एनर्जी की बात। अब देखो ये किसकी परिभाषा है, किसके मात्रक हैं? गतिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, काइनेटिक या पोटेंशियल के। तो वो सबके लिए लागू है, किसी तरह की कोई भी ऊर्जा हो, ये बातें हर एक ऊर्जा के लिए समान रूप से लागू हैं। ठीक है, चलो, तो अब ये देखो कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं। उम्मीद है सबका नोट हो गया होगा बढ़िया से। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं एनर्जी के, लेकिन हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो बस दो टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? देखो कौन कौन से दो टाइप हैं। पहला टाइप है आपका, पहला टाइप है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा
यानी कि काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को समझना बेहद आसान है। सबसे आसान अगर कुछ समझना है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? गतिज ऊर्जा क्या है? कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा जो होती है, ये बात आप पढ़ते हैं परिभाषा में। लेकिन और थोड़ा सा समझ लो भाई, गति के कारण ऊर्जा का मतलब क्या है? देखो जो वस्तु गतिमान है, जो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, डेफिनेटली उसमें ऊर्जा है ही है। ये हमने ऊर्जा की परिभाषा में पढ़ा। बट अगर वो गतिमान है तो हम उसको गतिज ऊर्जा कह देते हैं। बहुत आसान सी बात है ना? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी कि वस्तु में गति के कारण ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा, यानी कि आप लिखेंगे एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब इसके उदाहरण भाई ढेरों उदाहरण तुम लिख दोगे, मतलब मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता, सब लिख देंगे। पेपर में कौन कौन से पूछे जाते हैं? देखो मैं कंफ्यूजन वाले बताता हूँ आपको। विमा नहीं बताई आपने, अरे भैया सलोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी विमा कार्य के जैसी है, अब समझा करो थोड़ा सा, है ना? मैं लिखने को लिख दूंगा Ml2T-2, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा ताकि आप ये जोर डालो दिमाग पे कि कार्य की विमा क्या है, क्योंकि पेपर में सवाल ही वैसे आता है कि इनमें से किसकी विमा कार्य के जैसी है। आप कहोगे जी ऊर्जा के जैसी है। ठीक है, चलो तो पेपर में क्या पूछा जाएगा? जैसे आपसे पूछा जाएगा बांध का बहता हुआ पानी, बांध का बहता हुआ पानी, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है बांध के बहते हुए पानी में? तो बांध देखते ही तुम सीधा जवाब देते हो स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बांध में स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन भैया गतिज ऊर्जा भी होती है। स्थितिज ऊर्जा पे अभी चलेंगे बाद में, उसको थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो बहता हुआ पानी का मतलब पानी चल रहा है, और पानी अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पर आपका ये उसमें गतिज ऊर्जा हो गया, है ना? 4C पढ़ाती, पता नहीं क्या लिखा है आप शिवम, एक बार दोबारा से क्लियर बताओ अपनी बात को, है ना? अच्छा, चलता हुआ पानी हो गया। और क्या एग्जाम्पल हैं जो आपको याद आ रहे हैं? जैसे मैंने देखा एक भाई ने एग्जाम्पल लिखा कि बंदूक से निकली गोली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा भी जाता है। बंदूक से निकली गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप कहोगे कि बंदूक से जो गोली निकलती है उसमें गतिज ऊर्जा है, क्योंकि गति ही तो है उसमें। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा आगे देखो, और कोई एग्जाम्पल बताओ आप जो पेपर में पूछे जाते हो। आपसे पूछेगा कि बताओ चलते गिरते हुए हथौड़े में, तो हथौड़ा अगर गिर रहा है तो बस आप इतना बताओ कि क्या उसमें गति है, मोशन है? आप कहोगे हाँ, तो उसमें गतिज ऊर्जा। बड़ी आसान सी बात है। गिरता हुआ हथौड़ा, गिरता हुआ हथौड़ा। अब ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल सोचो, कोई भी एग्जाम्पल सोच लो, आप अपने आप समझ जाएंगे गति में है तो भाई उसके पास गतिज ऊर्जा है। जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि कमान से निकला हुआ तीर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लो और फिर मुझे बताओ, फिर हम इसके सूत्र पे बात करेंगे। एक बार हम सब कर देना। अच्छा इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो बांध का बहता हुआ पानी, यानी कि मूविंग वाटर ऑफ डैम, मूविंग वाटर ऑफ डैम। बंदूक से निकली गोली, यानी कि फायरिंग बुलेट फ्रॉम गन, फायरिंग बुलेट फ्रॉम गन। और गिरता हुआ हथौड़ा, फॉलिंग। और हथौड़े को क्या बोलते हैं यार, एक बार बता दो कोई मुझे। हथौड़ा को बोलेंगे, लिख लेना यहाँ पे हथौड़े को, है ना? इंग्लिश क्या होगी हथौड़े की, एक बार लिख लेना अपने हिसाब से, गिरता हुआ हथौड़ा। बाकी समझ तो सब गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो तुमसे पूछेगा कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैमर।
फॉलिंग हैमर, याद आ गया, सॉरी, फॉलिंग हैमर। अब तुमसे पूछेगा इसका सूत्र बताओ कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र सब जानते हैं कि अगर मान लो कोई बॉल है, जैसे जैसे ये मान लो एक बॉल है, इसका कुछ मास है, मतलब कुछ द्रव्यमान है, इस बॉल का कुछ द्रव्यमान है, मास है, जिसे हम m से दिखा रहे हैं, और इसका कुछ वेग है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, जिसे हम v से दिखा रहे हैं। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 1/2 mv का स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। ठीक है, चलो, हैमर हैमर हैमर, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब सुनिए कि एक छोटा सा सवाल देख लो, हालांकि आपके स्तर पे सवाल नहीं पूछे जाते, फिर भी एक देख लो, अगर मान लो पूछ लिया जाए तो एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। मान लो आपसे सवाल पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि जैसे ये बॉल है, ये है मान लो 1 किलो की, ठीक है, और इसका जो वेग है ये मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो ये होते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल जो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो आप क्या बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 1 किलो, v का स्क्वायर, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं तुमने, मैं तो मानता हूं कि गुणा भाग भी नहीं आते ना, वो भी सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। लोग देखो, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, बस 5 दूनी 10 मत करना। इसका मतलब होता है 5 की 5 में 2 बार गुणा, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और नीचे है 2, 2 से कितने बार, 12.5 बार, तो 12.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम शानदार, जबरदस्त आंसर है। 12.5 टाइम्स नहीं आएगा, टाइम्स कैसे आएगा भाई, जूल आएगा, यहाँ सीधा सीधा आंसर आएगा। एक बार नोट करेंगे, थम्स अप करेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो हो गया कि आसान सा सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा आपसे। एक देखो दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, एक सवाल आएगा, उसको मैं प्रॉपर लिखूंगा, आपसे बोलेगा कि किसी किसी वस्तु किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल्ड, if velocity is doubled then kinetic energy will be, काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी होगी। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे ए ऑप्शन है 2 गुनी, बी ऑप्शन है 3 गुनी, सी ऑप्शन है 4 गुनी, डी ऑप्शन है 25 गुनी। ठीक है, इंग्लिश वाले गुने की जगह टाइम्स लिख लेंगे। तो ये एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखो, ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको भी हमें आसान बनाना है, बहुत आसान। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे सवाल में तुम क्या करो कि क्वेश्चन में जो दिया गया है,
जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है वेग 2 गुना, खाली वेग के बारे में बात हुई है, तो गतिज ऊर्जा पूछी है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखकर केवल उसी चीज से मतलब रखो जो क्वेश्चन में दी गई है। बिल्कुल आंख बंद करके ये बात मानो, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाना कि क्यों क्यों। अगर मैं क्यों बताऊंगा ना तो शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। क्यों नहीं जानना चाहोगे तो बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। भाई वेग को 2 गुना कर रहा है ना, वेग यहाँ है, तो मैं इससे मतलब रखूंगा, इनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। 2 गुना, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगी 4 गुनी। तुम गलती ये करते हो कि तुम इस 2 के चक्कर में आ जाते हो और तुम इससे भाग लगा देते हो। ये करना ही नहीं है तुम्हें। अगर तुम क्यों जानना चाहते हो तो फिर यूट्यूब पे डाल के देख लेना इस क्वेश्चन को ही। इसका एक लंबा चौड़ा सा सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, उसमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इससे अच्छा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत आसान है। तो पेपर में सवाल में जिस चीज को उतने गुना करने के लिए कहा गया है बस हमें उसी को करना है। तो नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो एक भैया सवाल पूछ रहे हैं, जो आपकी एसआई सिस्टम है वो आपका 1960 में उसकी परिकल्पना आई थी, कॉन्सेप्ट आया था, और अप्लाई हुआ है वो 1971 में। ये ही सही है। अगर किसी बैच में कहीं कुछ 60 या 71 लिखवा दिया होगा तो वो बाई मिस्टेक ऐसा हुआ होगा, उसको सही कर लो, करेक्ट कर लो आप। और क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने आपको जो बताया था वो बता ही दिया था। ठीक है, तो नोट कर लेंगे एक बार आप सभी और मुझे थम्स अप करेंगे। आपकी क्लास 2 दिन नहीं चली थी, हाँ भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको कारण बताया था दोस्त। चलो बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं जैसे कि अगर द्रव्यमान 2 गुना कर दे, तो देख लो सवाल बनाए लेते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सवाल, हालांकि देखो द्रव्यमान के लिए कभी सवाल नहीं आता, हमेशा वेग के लिए आता है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में है तो बना लेते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान कह दिया 2 गुना कर दिया जाए, फिर उसकी गतिज ऊर्जा पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो फिर से वही रिपीट कर देंगे हम। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब हम केवल किससे मतलब रखेंगे? देखो 1/2 v² से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, मेरा मतलब खाली m से है। अब m कितना है? m तो अकेला है ना, उसके ऊपर कोई घात थोड़ी है। सिंपल रख दो 2 यहाँ, बस 2 ही आंसर आ जाएगा भैया, 2 ही गुनी हो जाएगी, खत्म कहानी। कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत बढ़िया आप सबका आंसर आ रहा है कि 2 गुना आपका आंसर है, एकदम जबरदस्त है। तो आसान सी बात है। चलो, जो कह रहे हैं समझ आ गया उनके लिए एक सवाल, और जिनको अभी 10-1% बच्चों को नहीं आया वो इससे समझ लेंगे। एक सवाल है, बताओ कि किसी वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, मान लो मैंने 3 गुना कर दिया, तो बोलो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, 2 गुनी, 6 गुनी, 9 गुनी या 4.5 गुनी। बोलो, ये पहले सवाल जैसा एक सवाल है, इसका आंसर करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गई चीजें। देखो भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे कोई कह रहा है 10 बेस रखो, तो महाराज उतना एल्गोरिदम में मत जाओ, लॉगरिदम में। अब बस बस इतना पढ़ो। देखो सबसे बढ़िया बात होती है किसी चीज़ को आसान करके पढ़ लो बस। उसको जितना बेस बेस मानोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर क्यों तुम खुद अपने लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहे हो? बेस की बात आई कहाँ से गई ये बताओ। तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज़ों को, आसान पढ़ो। मैं देख पा रहा हूँ कि
8% लगभग बच्चों का बढ़िया आंसर है, लेकिन 2% बच्चे कुछ जब भी गलती कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो भाई, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आपको बस ये देखना है कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। पेपर में इसे डबल करने की बात कही गई है, 3 गुना करने की। तो मेरा इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, मैं तो बस इसकी जगह 3 रख दूंगा, इसकी जगह तो 3 रखूंगा, और ये तो सूत्र में होता ही है। अब बहुत सारे बच्चे 3 दूनी 6 कर रहे हैं, ये गलत है भाई। ये इसका मतलब क्या है? 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा, 3 की 3 में 2 बार गुणा, आंसर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगी आपकी 9 टाइम्स। ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस 2 को लेके बैठे हैं, वो हमेशा ये कर रहे हैं कि 9 में 2 का भाग लगा दो 4.5 आ जाएगा। अरे भाई गलत है यार। और ये ऑप्शन तो बाद में मिलेगा, पहले आपको गलत मिलेंगे। पेपर में हमेशा गलत ऑप्शन पहले मिलेगा, आपको सही बाद में मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 गुना। बहुत बढ़िया। अब आप 4 गुनी कर लो, 10 गुनी कर लो, कुछ भी कर लो। 4 गुनी कर लो तो 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, खत्म बात। 6 कर लो, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो उम्मीद है कि अब ये सबको समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया। अब देखो, हेडिंग डालो, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। अब हम पढ़ रहे हैं, और पिछला जो हमने पढ़ लिया है उसको देखते हैं एक बार। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बिटवीन लिखा है मैंने शॉर्ट में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। भैया कोई ये तो ना पूछ रहा जी मोमेंटम कहाँ हो, अब मत पूछना मोमेंटम, क्योंकि बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हमारा मोमेंटम पे हुआ था। तो देखो, जो चाहते हैं चीजों को आसान बनाना, उनके लिए एक सूत्र बता रहा हूं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है, देखो एक फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का, ये है मोमेंटम का स्क्वायर बटे 2m। ये 2 फॉर्मूले गतिज ऊर्जा के हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये तो पढ़ा ही है। ये और फॉर्मूला है p²/2m। कहां से आया भाई, ये कहां से आया, इस बात को जानने में आपका कोई लाभ नहीं है, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। अब फिर भी भाई जिनको ज्यादा समस्या है कि ना जी बताओ ही कहां से आया, तो देखो, पहला फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसमें क्या करो आप, ऊपर नीचे m से गुणा भाग कर दो, m से गुणा m से भाग, और बाकी चीजों को वैसे ही रहने दो, v² हो गया। तो 1/2 m गुणा m की पावर 2 हो गई, v की पावर 2 हो गई, नीचे m हो गया। m गुणा v क्या होता है, p का स्क्वायर हो गया, p²/2m। भैया मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी, मैंने तो भैया मना भी किया था, समझो मत, आप बस इसे याद रख लो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, बात खत्म। आपको याद, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना कभी पूछी जाएगी और ना आपको ये पेपर में याद रहनी है। बस आपको मेहनत जो करनी है वो इसको याद रखने पे करनी है, इतने बड़े लफड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका p²/2m, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो 2 फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के हमने सीख लिए। अच्छा, सवाल कैसे आएगा? तो देखो, एक तो सवाल सीधा सीधा आएगा कि इनमें से कौन सा गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है। जैसे सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है, बताओ भाई गतिज ऊर्जा का सही सूत्र। ए ऑप्शन p/2m, बी ऑप्शन 1/2 mv, सी ऑप्शन p²/2m, डी ऑप्शन 1/2 m²v। बताओ क्या आंसर लगाओगे आप, बताइए। गुरुजी सिलेक्शन कैसे लें, क्या क्या करना चाहिए? सिलेक्शन नहीं लिया तो शादी करनी पड़ेगी। अरे मुझे लग रहा है फिर तो आप पक्का कोई लड़की हैं, गुड़िया हैं कोई, क्योंकि अगर लड़का तो शायद कोई ऐसी बात नहीं कहेगा।
कि अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो शादी करनी पड़ेगी। अगर ये शर्त लड़कों के लिए लग जाए तो फिर तो ये खुद से पढ़ना छोड़ देंगे, है ना भाई? देखो तुम्हारे चेहरे पे कितनी हंसी आ जाती है हरी शादी के नाम पे। चलो खैर, लड़कियों की समस्या होती है गुड़ियाओं की। देखो, मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को ना आसान बनाओ। सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। तो फिर हाँ, आपका क्वेश्चन ये भी उठेगा कि तोप चीज़ नहीं है तो सब क्यों नहीं ले लेते? दरअसल सिलेक्शन एक ट्रिक है। आप देखो, पढ़े लिखे आपको बहुत मिल जाएंगे, आपने देखा भी होगा, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वो उस ट्रिक के साथ नहीं पढ़े। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को शॉर्टकट में, ट्रिक का मतलब है, ये समझो, आप ट्रिक मत कहो, एक प्रोसेस कहो, एक प्रक्रिया कहो। प्रक्रिया बहुत कई सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। वो सारे बिंदु आपको कंप्लीट करने हैं। आप पूछ के देखना, जो भी बहुत पढ़ता हो और नॉन सेलेक्टेड हो, इन 5 बातों में से उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी। कौन कौन सी? या तो उसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट लूंगा, आपके बताऊंगा आपको कि मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी जब हमारे गांव से दूर एक 8 किलोमीटर कस्बा था। वहाँ पे लाइब्रेरी खुली थी आज से 3 साल पहले। तो मैंने जब ज्वाइन की लाइब्रेरी, तो मैं देखा करता था कि मेरे पड़ोस में बैठा हुआ एक बच्चा, भाई कम से कम 10 घंटे वो पढ़ता था। और पढ़ता भी ऐसे खतरनाक बोल बोल के ऐसे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, तो मैंने अपनी सीट भी बदल ली थी। लेकिन मैं उसको देखा करता था क्योंकि वो बहुत पढ़ता था, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तकरीबन 1.5 साल नहीं हुआ। तो बाद में मैंने पता चला कि उसके पढ़ने का पता है तरीका क्या था, कि बस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहा है और उनको रट रहा है। वो मुझे पता कैसे चला, एक दिन हम लोग बाहर बात कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि उसके पढ़ने का मात्र तरीका ये है, वो ना कोई क्लास लेता है, ना कोई प्रैक्टिस करता है, ना कोई रिवीजन करता है। बस ऐसे हाथ लगा लेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और उनको ऐसे रटता रहेगा। एक बार उसने सारे ऑप्शंस देख लिए, याद कर लिए, फिर उनको ऐसे देख रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर समय भी दे रहे हैं तो सही दिशा में दे रहे हैं। कुछ चीजें हैं, मैंने जो पर्सनली महसूस किया कि आप पहले तो सबसे बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए, हाँ ये दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं, यही कॉन्सेप्ट है बस। दूसरा, आप अच्छे से रात को सोने से पहले रिवीजन करो। आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा रात को सोने से पहले। भाई प्रैक्टिस जरूर करो, कहाँ से? मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया है, टेक्स्ट बुक लगाओ चैप्टर वाइज। देखना, जब आप 6 महीने लगातार इस काम को कर लोगे ना, बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा आपको इस चीज का। संडे आ गया, संडे को हमारा फुल मॉक टेस्ट दे दो। 1 महीना बीत गया पूरा, अच्छा संडे आ गया, संडे में रिवीजन भी करो, फिर 1 महीने बाद रिवीजन करो। तो ये मुश्किल से 5 काम है जो आपको लगातार करने हैं, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बढ़िया आंसर है, ये हो गया जी p²/2m, इसका बढ़िया आंसर है। तो p क्या है? संवेग है, आप सभी जानते ही होंगे, बाकी मैं लिख भी देता हूँ। हालांकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि p क्या है, संवेग है, यानी कि मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा से बनने वाले सारे के सारे सवाल बहुत आसान सवाल बनेंगे। तो हम आज पढ़ रहे थे ऊर्जा के प्रकार, जिसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा गतिज ऊर्जा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रकार पे, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, आओ देखें जरा एक बार कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। इसको समझने में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो तुम गलत क्या पढ़ते हो, सुनो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जमीन पर पड़े हुए रुके हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी है जो जमीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है और वो रुका हुआ है? चलो तुम सभी आंसर करो, बताइए कि उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है। चलो बहुत बढ़िया भाई, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, वेरी गुड। बताइए बताइए, कौन सी ऊर्जा होगी? देखो मैं तुम्हारी उत्सुकताओं को समझ सकता हूँ, बहुत सारे सवाल तुम्हारे होते हैं, लेकिन हम अगर सिलेबस से रिलेटेड सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास बड़ा कम समय है, सिलेबस से रिलेटेड आप सवाल करिए। तो कौन सी ऊर्जा है, आपका आंसर आना शुरू हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ, स्थितिज ऊर्जा आप सभी आंसर कर रहे हो,
कि मैंने ऊर्जा की परिभाषा क्या दी थी। कौन सी ऊर्जा? केवल ऊर्जा, सब तरह की ऊर्जाएं। तो हमने ऊर्जा की परिभाषा में यह लिखा था कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अच्छा, कार्य कब माना जाएगा? कार्य जब माना जाएगा जब विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो मुझे बताओ, रुके हुए पत्थर में कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? बगैर कुछ किए तो बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। दरअसल रुके हुए पत्थर में कोई ऊर्जा ही नहीं है। तुम्हारे पढ़ने का तरीका बस ये होता है, पता है तुम क्या कहते हो? इसको बोलते हो तुम रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा। अबे भाई, रुकी वस्तु में तो कोई ऊर्जा नहीं है यार। एक वस्तु अगर अपनी जगह पे रुकी हुई है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। अगर वो खाली ऐसे ही पड़ी हुई है तो मतलब वो चल फिर नहीं सकती। तो फिर भैया स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो, स्थितिज ऊर्जा की सही परिभाषा है कि वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। भैया कैसे जी? देखो, मैंने एक तीर लिया और धनुष में उसको ऐसे खींच रखा है, ठीक है? तो रुका तो ये भी है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में है कि छोड़ते ही भग जाएगा, विस्थापन आ जाएगा इसमें छोड़ते ही। तो अभी अगर देखा जाए ये ऐसी स्थिति में है कि इसको यहां से छोड़ोगे तो विस्थापन आ जाएगा, यानी ये कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के दिखाओ, मैं काम करके दिखाऊंगा तुम्हें। तो अभी इस तीर के पास काम करने की क्षमता है, लेकिन रुका हुआ है। तो रुकी हुई वस्तु अगर काम कर सकती है, और काम करने की परिभाषा है अपनी जगह से छोड़ते ही भग जाए, तो तब तुम कहोगे तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। भाई पत्थर तो बेचारा पड़ा, उसे पकड़ लो चाहे छोड़ भी दो, वो तो ना जब भग रहा ना अब भग रहा। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो रुकी हुई तो है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है, पोजीशन ऐसी है कि उसको छोड़ते ही भग जाए वो, तो हम कहेंगे कि उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। क्या आपको समझ में आया? एक बार हम सब करें, तब तक मैं नोट करूं, मेरे साथ नोट करेंगे। तो आप ऐसे परिभाषा लिखो कि वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। अब देखो, जिसको ना कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको तो ये भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने अभी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, एनर्जी एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, उदाहरण क्या होंगे भाई? देखो, आप कह दो कि खिंचा हुआ तीर, खिंचा हुआ तीर। अच्छा, तीर जैसी ही और कौन सी चीज रहेगी? तो तीर के जैसी ही स्प्रिंग रहेगी है? स्प्रिंग को आप खींच के रखो, छोड़ोगे तो एकदम भग जाएगी। तो खिंची हुई स्प्रिंग में, और जब हम ये कह रहे हैं ना कि खिंची हुई, तो हम कह रहे हैं कि खिंचने के बाद वो रुकी हुई है, ऐसे समझो आप इसको। तो खिंचा हुआ तीर, और आप कहेंगे तीर हो गया खिंचा हुआ, और खिंची हुई स्प्रिंग, साथ ही स्प्रिंग के साथ साथ जो गुलेल होती है, जो कैटापुल होती है आपकी, यानी कि स्ट्रेच्ड एरो, स्प्रिंग और आपका कैटापुल। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे पूछूं कि बांध के रुके पानी में कौन सी एनर्जी है? ध्यान से पढ़ो मेरे सवाल को। बांध के संचित पानी में, बांध के संचित जल में, यानी कि स्टोर्ड वाटर, स्टोर्ड वाटर ऑफ डैम। अब बताओ, तो सुनो, ऐसा नहीं है कि बांध में केवल एक तरह की ऊर्जा है, बांध में दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं। कैसे? देखो भाई, ये बांध है, ठीक, यहां तुमने इसमें पानी को इकट्ठा किया हुआ है, ये तुमने यहां पानी इकट्ठा किया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब तुमने इसको यहां से इसमें छेद कर दिया। तो एक बात बताओ कि जो रुका हुआ पानी है, ये तुमसे क्या कह रहा है कि तुम मुझे निकलने का मौका तो दो, मैं तुरंत भग जाऊंगा। तो अभी इस स्थिति में कौन सी ऊर्जा है? स्थिति जो ऊर्जा है, क्योंकि ये काम कर सकता है। और जब ये बहना शुरू हो गया तो बहता हुआ बन गया, बहते हुए में गतिज ऊर्जा हो गई। समझो, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, कैसे रट्टा मारा था,
ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इंग्लिश वाले, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे एक अवस्था से दूसरी में बदला जाता है। तो हमेशा यही होता है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदली है। तुम स्प्रिंग को छोड़ दो, तुम गुलेल को छोड़ दो, इनमें जो स्थितिज ऊर्जा थी, जो पोटेंशियल ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो किस में बदल गई? काइनेटिक में। या तुम बस इतना कहो एनर्जी एक ही है, बस हमने अपनी सुविधा के लिए उसके नाम बना लिए हैं। अगर खिंची हुई है स्प्रिंग है तो मैंने कह दिया जी पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दिया है तो यही एनर्जी, तो इसको क्या बोल दोगे कि जी ये काइनेटिक एनर्जी है, खत्म। तो हर एक ऊर्जा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर होती है। तो आप किसी भी वस्तु को देखो, हर एक वस्तु में ये दोनों ऊर्जाएं मिलेंगी। भाई तुमसे पूछूं मैं कि पेड़ पर लटके हुए सेब में शब्द का अंतर देखना। अब वो लटका हुआ है, मान लो पेड़ पर लटका हुआ है, और पेपर में नारियल पूछा जाता है, सेब नहीं नारियल पेपर में नारियल, कि नारियल लटके हुए नारियल में, तो तुम कहोगे जी लटका हुआ है ना, तो वो ये कह रहा है कि तुम मुझे काट के तो देखो, मैं तुरंत भगाऊंगा। तो लटके हुए में स्थितिज ऊर्जा, और जब वो तोड़ दिया गया तो ये ऊर्जा किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में बदल रही है। अगर सवाल आए पेड़ से गिरते हुए नारियल में, तो भाई गतिज ऊर्जा है, और पेड़ पर लटके हुए नारियल में तो ये स्थितिज ऊर्जा है। बोलो क्लियर हो रही है ना चीजें धीरे धीरे? तो ये तरीका होता है कॉन्सेप्ट को समझने का। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला भी, फॉर्मूला होगा इसका, सूत्र होगा, फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने यही कहा कि पेड़ पर लटके हुए नारियल में, कोई भी चीज है, कितनी भी चीज है, भाई स्प्रिंग खींच रखी है तो कितनी दूरी तक खींच रखी है। मान लो ये आपका पेड़ पर लटका हुआ नारियल है, तो ये नारियल यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है? मान लो ये h ऊंचाई पर है, h है जमीन से इसकी ऊंचाई, यानी कि हाइट, हाइट, और इसका द्रव्यमान m है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सूत्र हो जाएगा mgh। m मास है किलोग्राम में, h ऊंचाई है, g के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। जी के बारे में अच्छे से आपको चीजें मैं सिखा दूंगा, बस अभी आप याद रखो जी कोई चीज होती है, mgh। बहुत बढ़िया, तो सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतर अंदाज में ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कौन सी एनर्जी इसमें यूज हो रही है, mgh। चलो तो एक बार नोट हो जाए कृपया, हम सब कर दें। हम स्थितिज ऊर्जा को पार कर चुके हैं, और मैं मानता हूँ आपसे कुछ भी पूछें तो फिर आप बता सकते हैं। अब उदाहरण लाखों हैं, सारे नहीं लिखवा सकते, लेकिन उम्मीद है एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लाख क्या करोड़ भी आप पार कर जाओगे। नीचे पड़े हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होगी? अब तुम खुद ही अपनी बातों में कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब फिर तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। भाई नीचे नारियल गिर गया, क्या वो गति में है जब वो गिर गया? नहीं। क्या वो ऐसी स्थिति में है कि तुम उसको छोड़ दो तो भाग जाएगा? नहीं। तो उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। ऐसा जबरदस्ती जरूरी थोड़ी है कि ऊर्जा हो ही, भैया ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। वो पड़ा हुआ पत्थर है जमीन पर, वो पड़ा हुआ नारियल है, उनमें कोई ऊर्जा नहीं है, नथिंग, नो एनर्जी इज देयर, कोई ऊर्जा वहां नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, और एक बार सभी को अच्छे से चीजें समझ में आ गई। तो ये होता है आपका ऊर्जा। अब आज का लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं जिसका नाम है शक्ति, यानी कि पावर। शक्ति यानी कि पावर। देखिए क्या होती है शक्ति, क्या होती है पावर, अच्छे से समझना। और ये दोनों चीजें ना, ऊर्जा और शक्ति, एनर्जी और पावर, सारी की सारी कार्य से ही निकल रही हैं, सब वर्क से निकलती हैं। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मुझे आप एक बात बताओ, जैसे मानो कि तुम्हारे घर में भराव हो रहा है। भराव कब होता है? मिट्टी डलती है ना जब नया घर बनवाते हैं, तो ये मिट्टी के दो टीले पड़े हैं बिल्कुल एक जैसे, इतनी ही मिट्टी इस टीले पर है और इतनी ही इस पर है। तुमने दो मजदूर भाई बुलाए और तुमने कहा कि भाई
इस मिट्टी को उठा के और तुम्हें हमारी छत पे फेंक के आना है। उन्होंने कहा ठीक है जी, कितने पैसे लोगे जी? मैं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, तुमने कि दोनों को 500 रुपये दूंगा, तुम इतना काम कर दो, बराबर काम है, मतलब 500 रुपये दूंगा। अच्छा, अब इन्होंने काम खत्म कर दिया अपना 1 घंटे में, लेकिन इन्होंने किया 2 घंटे में। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। तो मुझे ये बताओ कि किसने काम ज्यादा किया? बस ये बताओ, 1 घंटे वाले भैया ने या 2 घंटे वाले भैया ने? नेवी बिल्कुल कवर हो जाएगा भाई, बिल्कुल, इससे इंडियन नेवी आपका कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हिम्मत यादव, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया। देखो पता है, किसी भी टॉपिक को जैसे कवर मान लो हो गया, ऊर्जा, मैं तो ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी बचे ही ना, तो तुम उसके अलावा दिमाग मत दौड़ाओ। जैसे तुम अगर जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज ही बाकी होगे कि ऐसे स्टार्ट बाइक में कौन सी एनर्जी है, भाई वो सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो फिर? देखो, मैं ये बताऊँ आपको, ऊर्जा यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, सच बात ये है। मैं क्यों बच रहा हूँ? एनर्जी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आप 10वीं में भी, 9वीं में तो ऊर्जा पढ़ोगे, 10वीं में भी, 11वीं 12वीं में भी, आप बीएससी में भी पढ़ोगे, एमएससी में भी पढ़ोगे, पीएचडी में भी पढ़ोगे। तो क्या मैं यहाँ पीएचडी का लेवल लेके बैठ जाऊँ? वहां पे ऊर्जा के बारे में 5 5 साल डिस्कशन चलता है, क्या उतना समय है हमारे पास? भाई हमें तो ऐसा पढ़ना है कि बस हमारा पेपर निकल जाए, हमें कौन सा पीएचडी कर रही है इसमें। अगर तुम ऐसे हर प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो तो भाई कम से कम तुम्हें पीएचडी उस टॉपिक को लेकर करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो पेपर में नहीं आएगा, मेरा वादा है तुमसे, इस स्लाइड से बाहर कोई भी बात पेपर में नहीं आएगी जो तुम सोचते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो कृपया आप जितना कम दिमाग दौड़ाओगे, सबसे अच्छा कक्षा में उसको समझ आएगा जो केवल उस चीज पे फोकस करेगा जो स्लाइड पे है। अगर आप यहाँ वहाँ की बातों पे दिमाग दौड़ाओगे तो फिर आपको ना तो यही चीजें समझ में आएंगी, और जो आप पूछना चाह रहे हो इधर उधर के सवाल, उनके जवाब तो मिलने से रहे, हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 घंटे वाले ने ज़्यादा काम किया, 1 घंटे वाले ने कम काम किया। देखो, अगर तुम इसको ये कहो कि तूने कम काम किया, ये कहो कि तूने कम काम किया, तो जिस फावड़े से मिट्टी ऊपर ले जा रहे हैं ना बेटा, गर्दन काट देंगे तुम्हारी। क्यों? क्योंकि इनसे क्या तय हुआ था? इनसे तय हुआ था इस मिट्टी को ऊपर ले जाना। ये तो हमने कहा ही नहीं था कि तुम समय कितना लो। तो काम दोनों ने बराबर किया है। अच्छा, एनर्जी किसमें ज्यादा या कम है? भाई कार्य की क्षमता ऊर्जा है, वर्क की वर्क की एबिलिटी एनर्जी है। हर एक शब्द को ध्यान से बोलो, वर्क की एबिलिटी एनर्जी है। तो भाई कार्य अगर बराबर है तो निश्चित तौर पर ऊर्जा भी बराबर है। ए, जी कुछ तो अलग है, बिल्कुल, जिसके लिए तुम्हारे दिल ने कहा कि कुछ दोनों में अलग है, वो है शक्ति, वो है पावर। देखो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, क्षमता दोनों की बराबर है। लेकिन अगर तुम समय देखोगे, समय कौन सा ज्यादा कम ले रहा है, तो वहां तुम्हें फर्क समझ में आएगा। और जब हम काम को समय से जोड़ें, जब हम काम को समय से जोड़ें, सुनो परिभाषा यहीं से बन जाएगी, जब हम किसी के कार्य को समय से जोड़ें, टाइम से कंपेयर करें, किसी के द्वारा किए गए वर्क को जब हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ना कार्य देख रहे हैं उसका, ना हम ऊर्जा देख रहे, हम तो उसकी शक्ति चेक कर रहे हैं, हम तो उसकी पावर चेक कर रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, हाँ भैया मुझे तो तुम परिभाषा लिखवाओ, मुझे तो परिभाषा चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, कार्य में समय का भाग है, क्या अब तुम ये नहीं लिख सकते कि कार्य करने की दर को, समय का मतलब दर, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं? बोलो भैया, क्या तुम इस बात को नहीं कह सकते कि एबिलिटी, एबिलिटी, सॉरी रेट, रेट, इंग्लिश वाले कैसे पढ़ते हैं? रेट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? बड़ा आसान है परिभाषा बनाना, बहुत बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, अब मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक बना लो, क्या समस्या है? देखो, तक से शक्ति के नाम पे क्या याद आ जाता है तुम्हें? जी वाट है,
या को मात्रक तो वाट है। अरे भाई, वाट से पहले फॉर्मूले से मात्रक निकालना सीखो। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड है ना, तो ये है जूल और ये है सेकंड, है ना। तो जूल पर सेकंड, इसी को क्या कहते हो तुम? इसी को तुम वॉट कहते हो, है ना। इसी को तुम वॉट कहते हो। तो ये हो गया हमारा जूल पर सेकंड, इसी को हम वॉट कहते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, तो निकाल लेंगे हम आराम से। देखो, जूल के बदले विमा ml/t-, कहाँ से आ गई? कार्य से देख लेना। समय के लिए t लिख दोगे, ml2, एक t प्लस का यहाँ है, ऊपर जाएगा माइनस का, दो और हैं तो दो और एक तीन, तो ml/t-3। भैया सदिश है क्या? अदिश है भाई, ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गई जी शक्ति के बारे में तमाम जानकारी। अच्छा, कुछ और इसमें से कुछ और पूछा जा सकता है, बिल्कुल। एक शक्ति का ना अन्य मात्रक होता है, वो होता है आपका हॉर्स पावर। नोट डाल के लिख लेना, एक शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति होता है आपका एचपी बोलते हैं उसको। आपसे पूछेगा एक एचपी में कितने वॉट, तो आसान सा सवाल है, 746 वॉट। यहां हम कह सकते हैं हमारा पूरा चैप्टर का ये समापन हो गया है। अब बढ़िया से शानदार तरीके से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट हो जाए एक बार हम सब कर देंगे, आपकी क्लास को एंड कर दिया जाएगा। तो एक भैया है हमारे प्रेम चौधरी, अब चूंकि हमारे पास हमारा काम तो हो ही गया मैं तो देखो अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ बीच में फालतू कमेंट लेके, लेकिन हमारा चूंकि काम खत्म हो गया, आप नोट कर रहे हो, तो मैं उनका कमेंट काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मैंने इग्नोर किया। वो कहे जा रहे हैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इस बात से मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। पहला विचार तो ये कि हम ना अपने विवेक का कभी इस्तेमाल नहीं करते। जो एक बात हमने सोशल मीडिया पे कहीं भी देख ली, उसको बगैर ये जाने कि हम इसको कहेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात किसने कही थी, किसके लिए कही थी, हम ये नहीं देखेंगे, हम बस उसको कहे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति के लिए बात कही गई थी वो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले अध्यापक हैं, और मैंने उनके विचारों को भी देखा है। हमें हमारी यही दिक्कत है कि हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। आप, मैं तो मानता हूँ कि उस व्यक्ति का ना कोई 1% भी नहीं है, आप में से, मुझ में से, उस व्यक्ति के विवेक का यहाँ पर कोई 1% भी नहीं है। हम उस आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो पहली बात तो हम अपनी ये मानो कि मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। दूसरी बात, आप बस ये कहे जा रहे हो कैजुअल है मैं 100% कह रहा हूँ, चलो ठीक है, पढ़ाने का तरीका अगर कैजुअल है तो तुम मुझे ये बताओ कि कैसा होना चाहिए। तो तुम्हें सच में कैजुअल का उल्टा नहीं पता होगा कि कैजुअल का उल्टा क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, कैजुअल का उल्टा होता है फॉर्मल। और फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर हम कोट वोट पहन के जाते हैं, आपने ऑफिसों में देखा होगा, बस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हम ऐसे हंसी मजाक वाली बातें नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि आप जो कह रहे हो ना, आप उसका उल्टा चाह रहे हो, आपको कैजुअल पसंद नहीं हो तो आप फॉर्मल चाह रहे हो, जबकि आपको यही नहीं पता कि फॉर्मल क्या होता है। तो भाई पहले ये तो देखो कि तुम खुद क्या कह रहे हो। तो हमारा तो तरीका शायद फॉर्मल में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैजुअल गलत है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें तो यही नहीं पता अभी कि कैजुअल नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। चलो, तो मेरा मानना यह है, देखो, जिस देश में शिक्षा की इज्जत नहीं होगी वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक हम पर्टिकुलर भी शिक्षा की इज्जत नहीं करेंगे और शिक्षकों की इज्जत नहीं करेंगे, या शिक्षा शिक्षा से जुड़े हुए हर उस पहलू की इज्जत नहीं करेंगे जो वाकई हमारे लिए कुछ भी हमें कामयाब बनाने में अहमियत दे रहा है, तब तक हम आगे बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते। इस बात को आप अपने दिमाग से निकालें। तो वो एक यार बहुत अच्छे आदमी हैं जिनके बात बातों में लोग बस मजाक बनाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ऐसे सोचना चाहिए कि यार क्या हमें भी भीड़ में शामिल होना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि मैं भीड़ में शामिल हो जाऊँ? क्या जब सब एक ही बात कह रहे हैं तो मैं भी उस बात को कहूँ? मुझे बड़ा अचंभा होता है देख देख के। चलो, मिलते हैं कल, है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।